Hi everyone. In last lecture we have studied about unit of measurement of air pollutant. एयर पॉल्यूटेंट को कुछ मेज़र करने का तरीका हमने वहाँ पर दो तरीका का देखा था, जिसमें फर्स्ट था पार्ट पर मिलियन एंड सेकंड था पार्ट पर बिलियन। तो वो आप लोग अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा। किसी भी एयर पॉल्यूटेंट का अगर क्वांटिटी हमें मेज़र करना है किसी भी एटमॉस्फेयर में, तो कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, किस किस वॉल्यूम में मेज़र करते हैं, वो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पर एयर पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। आपको वैसे भी पता होगा, अगर एयर में पॉल्यूटेंट ज़्यादा है या एयर पॉल्यूट है तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन के हेल्थ को या लिविंग जो भी एनिमल्स है, बायोटिक कंपोनेंट है, उसको कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करने वाला है। खासकर अगर ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करें तो ह्यूमन हेल्थ का जो आपको जनरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो होता है, ज़्यादातर वो आपको एयर के पॉल्यूटेंट की वजह से आपको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। इस तरीके से बीमारी आपको डिजीज़ जो होता है वो पैदा होता है। या फिर आपको बच्चों में, आपको चिल्ड्रेन में आपको निमोनिया होने का चांसेस होता है। तो कहीं ना कहीं आप जनरली आप जो भी प्रॉब्लम देखे होंगे, ज़्यादातर एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही, सांस लेने का प्रॉब्लम ही ज़्यादातर बीमारी वहाँ पर क्रिएट होता है। किसी भी ह्यूमन के हेल्थ के लिए आपको क्लीन एयर का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी वहाँ पर, क्या क्या इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और कौन से पॉल्यूटेंट से क्या बीमारी पैदा होता है, कुछ बीमारी का भी नाम हम लोग, कुछ डिजीज़ का भी नाम हम लोग याद कर लेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वहाँ पर कंपटीशन में भी कभी कभी पूछता है कि कौन से बीमारी या कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सा बीमारी होता है, वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं। बोल रहा है क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन से होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, जैसे लाइक अज़मा हो गया, अस्थमा हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको अज़मा अगर आप सर्च कीजिएगा तो अज़मा बोलता है। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, ये सब जो भी प्रॉब्लम है सब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सब लंग्स से या फिर जो भी जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, जो अपना ट्यूब होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होना, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एक ट्यूब होता है ब्रोंकाइल ट्यूब होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसमें इरिटेशन हो जाता है, उसमें उसका सरफेस में इरिटेशन हो जाता है, वहाँ पर एलर्जी हो जाता है। तो जनरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही एयर पोल्यूशन से ज़्यादा होने का चांसेस होता है। फिर बच्चों में आपको निमोनिया होने का चांसेस होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चांसेस ऑफ निमोनिया इन चिल्ड्रेन। फिर हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कुछ ऑर्गेन जो होता है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होता है, तो कुछ उसका हम लोग लिस्ट देख लेंगे कि एयर पॉल्यूटेंट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़। मेन तो हम लोग हमारा ज़्यादातर चांसेस एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही होने का चांसेस होता है। जैसे हमने ऊपर देखा, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया, ये सब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड आपको हार्ट डिजीज़ भी इससे क्रिएट हो सकता है, हार्ट डिजीज़ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ब्लड में अगर कोई पॉल्यूटेंट आ गया वो आपको फ्लो होने, ब्लड का सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे हम लोग देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में ऐड हो गया तो वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, हेमोग्लोबिन से मैच करके, और वो ब्लड के सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए वो स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर हम लोग थर्ड देख लेते हैं, फटीग होता है, हेडेक होता है या एंग्जाइटी होता है। आप अगर पॉल्यूटेंट एयर में काम कर रहे हैं या पॉल्यूट एयर में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा हेडेक जैसा लगेगा, आपको थकान जैसा महसूस होगा, फटीग थोड़ा सा लगने वाला है आपको। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है पॉल्यूटेंट या एयर पॉल्यूट एयर में आपको वर्क करने से ह्यूमन हेल्थ पे ये इफेक्ट होता है। और भी हम लोग इफेक्ट देखने वाले हैं क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद जब भी आप पॉल्यूट एयर में रहोगे तो वहाँ पर आपको आई में इरिटेशन होगा, नोज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एलर्जी की वजह से ये सब होता है। आपको स्नीजिंग ज़्यादा होगा, छींक ज़्यादा आपको आएगा, तो ये सब आपको एयर पोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा या एयर पोल्यूशन का ह्यूमन पे इफेक्ट होता है। फिर लीवर में प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी मैं आपको बताया ब्लड में क्या होता है कि पॉल्यूटेंट ऐड हो जाता है और वो ऑक्सीजन के कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर देता है, तो ब्लड में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और नर्वस सिस्टम में भी डैमेज होता है। हम लोग वहाँ पर जब एयर पॉल्यूटेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था मरकरी के ऐड होने से क्या होता है, वो नर्वस सिस्टम वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर भी देखा था जब हम लोग एयर पॉल्यूटेंट का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो मेनली आपको इफेक्ट आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, फिर हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम होगा, कार्डियोवास्कुलर जो लिखा हुआ है वहाँ पर वो देख लीजिए आप लोग। सेकंड पॉइंट, कार्डियोवास्कुलर डैमेज होगा, फटीग हेडेक जैसा आपको लगेगा, फिर आई इरिटेशन हो जाएगा, फिर लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये सब आपको ह्यूमन पे इफेक्ट है। अब हम लोग देखने वाले हैं
कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट से क्या प्रॉब्लम जनरली क्रिएट होता है, ज़्यादातर क्रिएट होता है, वो अभी हम लोग वहाँ पर आगे देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ सम एयर पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। कुछ एयर पॉल्यूटेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हो, आप जब पढ़ते थे 9th-8th में तो वहाँ पर बताता था कि कभी भी रात में क्या हो, किसी भी लैंप को आप जलाकर नहीं रख दो, जिससे क्या हो, मतलब अगर वहाँ पर बर्निंग हो रहा है तो बर्निंग होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है धीरे धीरे रूम में, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे क्या होता है कि इंसान अगर उस गैस को इनहेल करेगा तो क्या होगा, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है इंसान जो होता है वो मर भी सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वही यहाँ पर भी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ब्लड में इंटर करता है और हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और वो क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा स्लो कर देता है और ऑक्सीजन को कैरी भी करने से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिकॉज जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ब्लड से जल्दी वो कंबाइन होता है, जल्दी रिएक्ट करता है, और उससे 210 टाइम्स ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी होता है कि वो हीमोग्लोबिन से वो मैच कर जाए, बाइंड हो जाए। तो वही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन 210 टाइम्स मोर टाइटली देन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी होता है कि ये ब्लड से टाइटली बाइंड हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड को वो कैरी नहीं करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करेगा। बट ह्यूमन के हेल्थ के लिए, ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वो क्या होता है, वो डेथ हो जाता है। उसके बाद देखते हैं जो सिगरेट स्मोकिंग होता है उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे भी सेम प्रॉब्लम होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे आपको जनरली आपको काउजेज नौसिया देगा, हेडेक देगा, तो वही आपको है वोमिटिंग टाइप का लगेगा या हेडेक जैसा होगा। तो सिगरेट पीने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो आप देखोगे कभी कभी किसी को सिगरेट का अगर हैबिट नहीं है और उसके बगल में कोई सिगरेट पीता है तो उसको थोड़ा सा हेडेक जैसा लगता है, उसको थोड़ा सा वोमिटिंग जैसा लगेगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। जनरली आप ये बसेस में देखोगे, कोई भीड़ भाड़ की जगह में देखोगे जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, तो वहाँ पर आपको ये इफेक्ट ज़्यादा नज़र आने वाला है। ऐसे अगर ओपन इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर थोड़ा कम ये इफेक्ट नज़र आता है, लेकिन अगर भीड़ भाड़ है जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ऑलरेडी कम है, वहाँ पर अगर कोई सिगरेट पीते रहता है तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हेडेक जैसा लगेगा या फिर वोमिटिंग जैसा लगेगा कि इसको जल्दी से यहाँ से हटाया जाए, जो सिगरेट पी रहा है उसको जल्दी से यहाँ से हटा दिया जाए। अब आगे देखते हैं, सिगरेट से हमने देख लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट हमने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं आगे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जनरली जो इफेक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी टिश्यू को क्या करता है, वहाँ पर इरिटेट करता है, मतलब वहाँ से कुछ सरफेस को रिमूव कर देता है, कुछ वहाँ पर इरिटेशन जैसा क्रिएट कर देता है, कुछ खुरदरा जैसा पोर्शन क्रिएट कर देता है, कोरोजन कर देता है टिश्यू को, लंग्स के टिश्यू को करोड कर देता है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो रेस्पिरेटरी टिश्यू को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और लंग्स के टिश्यू को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसके बाद सेकेंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड, 5th नंबर पर है, जो क्या करता है कि वो भी लंग्स में इरिटेशन करता है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का काउजेज हो सकता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से भी लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, मतलब सांस लेने में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वहाँ पर इंसान को वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैडमियम का क्या है। कैडमियम का ऑलरेडी हमने देखा था, अगर कैडमियम मेटल जाता है तो हमने देखा था वहाँ पर किडनी में डैमेज होता है। और एक बहुत फेमस इससे डिजीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, वो लिखा हुआ है इटाई, आप यहाँ पर देखिए इटाई लिखा हुआ है। इटाई ये क्या होता है, हाई पेन इन जॉइंट एंड स्पाइन में, और पेन, और इसमें क्या होता है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये भी जो होता है वो कैडमियम की वजह से ही होता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि कैडमियम से कौन सा बीमारी यहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान में रखना इटाई है। ये किडनी अलग है, ये किडनी को डैमेज करता है वो अलग है। इटाई जो होता है उसमें हाई पेन और जॉइंट में हाई पेन होता है और स्पाइन में पेन होता है। तो कैडमियम का इफेक्ट भी हमने देख लिया, वो भी एयर पोल्यूटेंट की वजह से ही होता है, एयर पोल्यूटेंट ही एक तरह का कैडमियम है। उसके बाद 5th नंबर पर मरकरी है। मरकरी क्या करता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आई विज़न में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हियरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और फिर एक फेमस इसका भी डिजीज़ है मीनामाटा, जो इसका डिजीज़ है, ये जापान में एक मीनामाटा जगह है जहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था मरकरी के वजह से। मरकरी के अंदर बॉडी के अंदर जाने की वजह से क्या हुआ था, एक बीमारी आया था जिसको हम लोग मीनामाटा बोलते हैं। ये क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। आई थिंक यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर सिंड्रोम लिखा हुआ है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। तो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है,
यहाँ पर SY होगा, SYNDROME सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। तो मरकरी अगर बॉडी में जाता है तो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, आई विजन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हियरिंग प्रॉब्लम भी होता है। और एक की बीमारी आप डिजीज़ के बारे में याद रखो, मीनामाटा। ये आपके एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछेगा, मीनामाटा और इटाई इटाई। तो इटाई इटाई आपको याद रखना है कैडमियम से होता है, और मीनामाटा आपको याद रखना है कि मरकरी से होता है। मीनामाटा में आपको न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से मतलब न्यूरोलॉजी से प्रॉब्लम वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और इटाई इटाई में पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमने देख लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, देख लिया सल्फर डाइऑक्साइड का, देख लिया नाइट्रोजन ऑक्साइड का, देख लिया कैडमियम और मरकरी देख लिया है। अब आगे देख लेते हैं, स्मोक और डस्ट अगर हमारे बॉडी में इन करता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जनरली स्मोक और डस्ट की वजह से एलर्जी अंदर में होता है, बॉडी के अंदर एलर्जी क्रिएट होता है, कुछ चेस्ट पेन भी हो सकता है, नज़ल प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम, आई इरिटेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चिल्ड्रेन में थोड़ा सा ज़्यादातर लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वही आप देख लीजिए, स्मोक एंड डस्ट राइजेज एलर्जी, चिल्ड्रेन हैव मोर सेंसिटिव लंग्स, हैंस दे आर मोर इजिली इफेक्टेड। काउज, यहाँ पे इसका काउज, स्मोक और डस्ट की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, नज़ल एंड थ्रोट प्रॉब्लम हो सकता है, आई इरिटेशन हो सकता है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो स्मोक और डस्ट भी एक तरह का समझ लीजिए एयर पॉल्यूटेंट ही है, वो तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ओजोन लास्ट देख लेते हैं। ओजोन जो होता है वो काउजेज ओजोन की वजह से क्या होता है, कफिंग प्रॉब्लम होता है, आई में इरिटेशन होता है, नोज़ और थ्रोट में इरिटेशन होता है, आई नोज़ थ्रोट में इरिटेशन होगा, मतलब थोड़ा सा वहाँ पर इरिटेट टाइप का आपको लगेगा, इरिटेशन टाइप का लगेगा, थोड़ा सा इचिंग टाइप का होगा, वहाँ पर थोड़ा सा जलन टाइप का होगा, वो होता है आई और नोज़ और थ्रोट में इरिटेशन होता है। और कफिंग प्रॉब्लम ओजोन से होता है। ओजोन आपको ऑलरेडी पता है, बताया था लास्ट लेक्चर में। O3 होता है, O2 क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे से रिएक्ट करके उसके प्रेजेंस में O3 का फॉर्मेशन कर देता है, तो वही हमारा ओजोन है। तो जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन होता है वो एक तरह का गैस है, और जो ऊपर में होता है वो एक ओजोन लेयर है, वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रिवेंट करता है अर्थ तक आने में। तो वो अलग चीज़ है, वो ओजोन लेयर वहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर क्या होता है कि ओजोन O2 की वजह से क्रिएट हो जाता है। तो हमने देख लिया ह्यूमन के हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, काफ़ी इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, सांस लेने में जनरली ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट, लंग्स में इरिटेशन हो जाना, अस्थमा प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम, और भी हमने चीज़ें देखा, लीवर का फेलुअर हमने देखा, फिर किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, फिर नर्वस सिस्टम भी हमारा डैमेज हो सकता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर इसमें देखा, ह्यूमन के हेल्थ पर एयर पोल्यूटेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है। लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई थिंक हमने सब इसमें इंक्लूड कर लिया है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ये VCS पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर एक इंजीनियर सरदार चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर सरदार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, या फेसबुक पर भी अपना इंजीनियर सरदार पेज बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।